नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश करियर मंत्रा में। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं और इसमें आपकी मदद करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टी रामाराव जी, जो कि BIT रायपुर की डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर मंत्र। सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग में किस तरीके से करियर अपना बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th या 12th के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस तरीके से इंजीनियर बने, किस कोर्स को लें, किस फील्ड को चुनें, किस स्ट्रीम को चुनें। तो जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं, उनको किस तरीके से गाइड किया जाए? बड़ा अच्छा प्रश्न है ऋषभ जी। इसमें बताना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं दोनों के माध्यम से हम इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, पर यह है कि 10वीं के माध्यम से हम डिप्लोमा कर सकते हैं और 12वीं के माध्यम से हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जहाँ तक आगे के अध्ययन की बात है, 10वीं के बाद जो डिप्लोमा करना है उसके लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के नाम से एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ व्यापम करता है और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के नाम से इंजीनियरिंग के लिए व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और यह परीक्षाएं ऑलरेडी मई में हो चुकी है, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी है। तो इसके माध्यम से बच्चा जो है 10वीं के बाद डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग फील्ड में आ सकता है और PET करके बच्चा जो है इंजीनियरिंग में जा सकता है। और इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डिप्लोमा करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो एक बार डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद इंजीनियरिंग की प्रक्रिया वह फिर प्रारंभ कर सकता है जब 3 साल का उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। तो 3 साल के डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद उसको लैटरल एंट्री अर्थात इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में उसी ब्रांच में एडमिशन मिलता है और वो अपने इंजीनियरिंग कर सकता है। तो उसके पास 2 उपाधियाँ होती हैं, एक डिप्लोमा और एक इंजीनियरिंग के रूप में। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। एक प्रश्न और है जो जहन में घूमता है। देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब ऐसे में छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो कैसे कॉलेज का चयन करें, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रीम के साथ साथ एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगा, क्योंकि हर बार छात्र जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। जी, देखिए, आजकल किसी भी कॉलेज को चूज़ करने के पहले हमको यह ध्यान देना है कॉलेज का स्टेटस क्या है। और कॉलेज की स्टेटस को जानने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा माध्यम बताऊंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेबसाइट। कॉलेज का अपना वेबसाइट होता है और उस वेबसाइट में डाटा दिया जाता है। उस डाटा के माध्यम से आप एक बार कॉलेज का प्राइमरी आकलन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है, सोशल मीडिया में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम कॉलेज को, अगर आप सर्च करोगे तो कॉलेज के बारे में पता चल जाएगा। ये कॉलेज अपनी तरफ से इन चीज़ों को डालता है, पर हमको अगर पता करना है कॉलेज के बारे में तो गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया है जिसको NIRF रैंकिंग बोलते हैं। उस रैंकिंग में अगर कॉलेज है तो उसकी एक रैंकिंग मिलती है, वो पूर्णतः सरकारी माध्यमों से पूरी आकलन करने के बाद निकाली जाती है। अगर किसी भी संस्था का NIRF रैंकिंग बहुत अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली फिर आँख मूंझ कर हम उस संस्था में जा सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम किसी संस्था के बारे में कहें कि संस्था बहुत अच्छी है, किसी संस्था की पढ़ाई अच्छी हो सकती है पर संस्था अच्छी होने के लिए एक रिसर्च का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ हम इंजीनियरिंग के माध्यम से एक डिग्री लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इंजीनियरिंग करने के बाद हम इनोवेशन, उद्यमिता और इस तरह की बातों को करना चाहेंगे, तो उसके लिए वह कॉलेज कितना अपना इनपुट देता है बच्चों को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जब भी किसी संस्था में जाए तो संस्था के वेबसाइट में जाकर NIRF रैंकिंग देखें और उनका रिसर्च कंट्रीब्यूशन समाज में क्या है उसको जरूर अध्ययन करें। जिस संस्था का रिसर्च बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। तो अगर आप भी एडमिशन लेने वाले हैं किसी कॉलेज में तो उसके बारे में इंटरनेट पर अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, अच्छे से रिसर्च कर लीजिए।
और सर इसके अलावा ब्रांच को लेकर भी छात्रों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें भी कंफ्यूजन रहती है छात्रों को। मैं इसमें बताऊं, ये कोई भी ब्रांच अच्छा या कोई भी ब्रांच बुरा नहीं होता। यह मेरी या हमारी व्यक्तिगत चॉइस होती है कि हमको किस ब्रांच में जाना है। हम कभी भी ब्रांच का सिलेक्शन इसलिए ना करें कि ये लोग सब ले रहे हैं, इसलिए कभी नहीं करना है। क्योंकि आप किसी भी ब्रांच में जाने के पहले स्व आकलन करिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। आज जैसे एक मारामारी है कंप्यूटर साइंस और आईटी सेक्टर में जाने का, क्योंकि उसका जॉब मार्केट बहुत अच्छा है आने वाले समय के में, परंतु सिर्फ कंप्यूटर से ही संसार नहीं चलेगा। संसार को चलाने के लिए विभिन्न आयाम जो हैं, विभिन्न शिक्षा के जो पद्धतियां हैं, जिसमें सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, केमिकल है, मैकेनिकल है, अब तो बहुत सारी ब्रांचेज हो गई हैं। और ऐसा होता है कि अब जैसे हमारा देश प्रगति के पथ पर है और समय आने पर आप देखेंगे कि हम मेक इन इंडिया पर बहुत जा रहे हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम जाएं तो हम देखेंगे कि हमको अपना स्वरोजगार खोलना है या हम किसी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो ऐसे समय में इंजीनियरिंग जो है आप कंप्यूटर से ज़्यादा मैकेनिकल अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रिकल अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ब्रांच अच्छा वो मेरे एटीट्यूड पर, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा या बच्चे के एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। इसलिए आजकल जब बच्चा 10वीं 11वीं पढ़ता है तो स्व आकलन करे या उनके जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करें, काउंसलिंग करें, तो उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल होता भी यह है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें बड़ी चकाचौंध की दिखती हैं, पर वास्तविकता में वैसी होती नहीं है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हमने इंजीनियरिंग में कदम रखा, एक ब्रांच को डिसाइड कर लिया, तो वही हमारा करियर होगा। इसलिए इसका आकलन पहले करना ज़रूरी है। सभी ब्रांच इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी होती है, सभी ब्रांच के सामंजस्य से ही पूरा आपका इंजीनियरिंग फील्ड होता है। तो सभी ब्रांचेस अच्छी होती हैं, लेकिन उसके चुनाव के लिए महत्वपूर्ण ये है कि आपकी दिलचस्पी किस ब्रांच में है। जी। सर आप डिप्लोमा की बात कर रहे थे कि 10th के बाद छात्र डिप्लोमा कर सकते हैं, तो ये डिप्लोमा और बीई के बीच में क्या अंतर है, जरा ऐसे भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, डिप्लोमा में क्या होता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है और उनका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा हल्का रहता है, और उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में उसको ज़्यादा इनपुट दिया जाता है। क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद जैसे अगर बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको मशीनों के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो डिप्लोमा फील्ड में जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हमको ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के में। तो ये आपने समझ लिया कि बीई और डिप्लोमा में क्या अंतर होता है। सर बीई और बीटेक में भी कोई अंतर होता है क्या, क्योंकि काफी बार हम सुनते हैं कि बीटेक लोग कर रहे हैं। जी। देखिए, ये पहले ये एक डिमार्केशन था, एक बीई होता है, एक बीटेक होता है। यूजुअली जितने ऑटोनोमस संस्थाएं जैसे आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ हैं, जो ऑटोनॉमस हैं, वो अब बीटेक की डिग्री दिया करती थी, और जितने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो बीई की डिग्री दिया करती हैं। पर आज सारे बीई की डिग्री को अबॉलिश करके अब सभी संस्थाएं उसको बीटेक की डिग्री देती हैं। करिकुलम एक ही होता है, विषय वस्तु एक ही होता है, उसको देखने का नज़रिया अलग है, पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर इसके अलावा ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अब एक भ्रांति नहीं आ गई है बाजार में कि इंजीनियरिंग में ज्यादा करियर नहीं है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं इंजीनियरिंग के कॉलेज भी बहुत सारा हो गए हैं, और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग में जो छात्रों की स्ट्रेंथ है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोगों की जॉब नहीं लगती। जो छात्र हैं वो अधिकतर ऐसा होता है कि या तो वो किसी और फील्ड में जुड़ जाते हैं या फिर उन्हें कहीं और करियर बनाना पड़ता है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो करियर अपना नहीं बना पाते हैं। नहीं, इसके लिए दो चीज़ें हैं, आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग तो कर लेता है, पर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। जैसे कि हमारे देश में एक स्टडी किया गया है, उसमें 15 से 25% बच्चे ही एम्प्लॉयबल होते हैं। उसके लिए जिस संस्था में बच्चा पढ़ता है उस संस्था की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को इस स्किल को डेवलप करे कि वो एम्प्लॉयबल बने। तो ये है कि अगर संस्था इसमें प्रयास करे
तो बच्चा 100% जॉब उसको मिलेगा। मैं भी एक संस्था का डायरेक्टर हूँ, मैं भी जानता हूँ कि आज बहुत से लोग जॉब देने के लिए आ रहे हैं पर हमारे पास बच्चे अवेलेबल नहीं हैं। उसका कारण क्या है कि जितने बच्चे थे सबको जॉब मिल गई है और उनको मालूम है एक अच्छी संस्था में पढ़ने से क्या होता है कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ज़्यादा अच्छी होती है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है कार्य करने की क्षमता, क्योंकि कोई भी संस्था अगर आप किसी विद्यार्थी को लेती है तो चाहेगी कि हमारे इंडस्ट्री या जो ऑर्गेनाइजेशन में जब ये विद्यार्थी आए तो उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर वो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं चाहेगी। तो इसलिए हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है संस्था के द्वारा ही बच्चों को दी जानी चाहिए। और अच्छे संस्था का खासियत ये होती है कि वो पहले वर्ष से ही बच्चे को प्रोफेशनलिज्म की तैयारी करवाती, व्यवसायीकरण की तैयारी करती है और बच्चा जो है एक बार अध्ययन करने के बाद वो एम्प्लॉयबल होता है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी जब बच्चा बहुत अच्छा रहता है तो एक नहीं 10-10, 15-15 संस्थाएं उसको लेने के लिए तैयार रहती हैं। तो ये तो डिफरेंस दिखता है कि हम अपने आप को डेवलप करें तो हमको जॉब तो मिलेगा, 100% है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने आप को उस काबिल बनाते हैं तो जरूर आपको जॉब मिलना निश्चित है। एकदम। सर, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कर रहे थे और छात्रों को संबोधित कर रहे थे और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, हर व्यक्ति को अपने लिए एक स्किल जरूर डेवलप करनी चाहिए। और ये बात उन्होंने कोरोना के टाइम पे कही थी, जब सभी लोग घर में बैठे हुए थे या किसी के पास ज्यादा कुछ ऐसा काम नहीं था। तो उनका ये कहना था कि आप जरूर एक स्किल डेवलप कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर में जरूर कभी ना कभी काम आएगी। तो जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए भी कोई एक ऐसी स्किल जो वो डेवलप कर सकें और सीख सकें ताकि फ्यूचर में उनके काम आए। जी, बहुत अच्छा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत स्ट्रेस दिया कि हमको स्किल डेवलप करना चाहिए। और इस स्किल को डेवलप करने के लिए जब विद्यार्थी संस्था में पढ़ने के लिए आता है तो संस्था में कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां पर वो अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। हम अमूमन हर विद्यार्थी को 10 से 15 स्किल डेवलप अलग से अध्ययन के अलावा हम देते हैं, क्योंकि कौन सी स्किल उसके जीवन में कब काम आएगी ये हम बता नहीं पाते हैं। और हम अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को देते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वो उस स्किल को डेवलप कर ले। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा जब एडमिशन लेता है और बच्चा जब निकलता है उसके लिए अगर डिप्लोमा है तो 3 वर्ष है, इंजीनियरिंग है तो 4 वर्ष है। समय अवधि एकदम निर्धारित है, फिक्स है। उस समय अवधि में जितना ज़्यादा हम ग्रास्प कर लें, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिव एज होता है, जो विद्यार्थी का जो 17 से 21 साल का जो उम्र होता है, सबसे प्रोडक्टिव होता है, सबसे रिसेप्टिव एज होता है, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प कर लेता है। तो उस समय अगर वो समय दे अध्ययन के अलावा स्किल डेवलपमेंट में, तो उसको आने वाले समय में अध्ययन के माध्यम से जॉब मिलेगी, स्किल के माध्यम से एक्सेलेंस मिलेगा। तो ये तो हम चाहेंगे, इसीलिए संस्था को चॉइस करते समय इस बात का भी जरूर ध्यान है कि उनमें क्या क्या स्किल उनको दिया जाता है। और जैसे आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी कोई भी अपने स्किल को डेवलप कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म हर संस्था में दिया जाता है। सर, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं, जी, कहा जाता है कि जिनका बेस ज्यादा मजबूत होता है, जी, बिल्डिंग उतनी ज्यादा मजबूत होती है, जी, उतनी ज्यादा चलती है। जी। तो जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनका बेस किस तरीके से मजबूत होना चाहिए, किस तरीके की वो पढ़ाई करें, किस तरीके की वो स्टडी करें, या किस और वो ज्यादा ध्यान दें ताकि उनका बेस जो है वो काफी मजबूत हो और उनका फ्यूचर भी उतना ही मजबूत हो। जी, देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी विषय है, सपोज एक बच्चा को इंजीनियरिंग में मैकेनिकल या सिविल लेता है, तो सर्वप्रथम अगर आप इंजीनियरिंग करिकुलम को आप देखेंगे, जो प्रथम वर्ष होता है बच्चे में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिया जाता है। उसके बाद जब प्रथम वर्ष से हट के जब वो द्वितीय वर्ष में जाता है, अपने अपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, वहाँ पर जाने के बाद उसको सेकेंड ईयर में, मतलब प्रथम वर्ष उस ब्रांच में उसको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, और तीसरे वर्ष उस बेसिक नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, चौथे वर्ष उसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब प्रथम वर्ष में जब बच्चा संस्था में आता है तो संस्था का करिकुलम इतना सुंदर डिज़ाइन है कि वह अगर अपने आप को डीपली इन्वॉल्व करके हर चीज़ पर अपनी पूरी क्षमता दे तो उसका बेस अपने आप मजबूत होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसके सामने 60 विद्यार्थी बैठते हैं, तो टीचर किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता,
वो जो अपनी ज्ञान जो बांटता है सभी को समान रूप से बांटता है। पर हम जब देखते हैं कि जब उसका फाइनल जब रिजल्ट होता है, एक लड़का टॉपर करता है, एक लड़का कम करता है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती है। उसका कारण क्या है, जब हम उसको ज्ञान बांट रहे थे तो वो उस और ध्यान कम दे पाता था, तो इसके चलते वो उसका बेस मजबूत नहीं हो पाता है। तो जैसे आपने कहा कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, तो इसके लिए जो प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो पढ़ाई होती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करके हम पढ़ते हैं, पर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि पुस्तक का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें पुस्तक से अध्ययन करके जो मिलती है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको रिफाइन तो कर सकते हैं, पर पुस्तक का दूसरा पर्यायवाची कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आपको अगर नॉलेज लेना है तो किताबों से ज्यादा नॉलेज और कुछ भी नहीं दे सकता। चाहे आप फोन की मदद ले लीजिए, चाहे आप इंटरनेट की मदद ले लीजिए, तो आप ऊपर तो नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सार है, किसी भी विषय का जो सार है, जो डीप ज्ञान है, वो आप किताबों के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। सर, प्रोग्राम के अंत में एक सवाल, इंजीनियरिंग के प्रकार भी कई सारे होते हैं, इसको लेकर छात्र बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, जरा इस बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, अगर इंजीनियरिंग के इतिहास देखेंगे तो इंजीनियरिंग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ सिविल से, सिविल इंजीनियरिंग से। टेक्निकली बात करें, वैसे अगर आप अध्यात्म की बात करें तो सबसे बड़ा इंजीनियर तो भगवान है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग आई, सिविल के बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आया। उसके बाद जब और प्रोग्रेस हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स आया, उसके बाद कंप्यूटर आया। तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई तो छोटी सी विषय को बड़ा रूप में प्रस्तुत करके एक ब्रांच की आकलन की गई। और जैसे आपने कहा कि अलग अलग ब्रांच हैं, क्योंकि आप किसी भी ब्रांच की बात करें, क्योंकि एक अध्ययन जो यूनिवर्सिटी अगर किसी अध्ययनशाला को खोलती है तो उसका वो बहुत आकलन करती है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ पर इंजीनियरिंग की आवश्यकता है उसका फुलफिलमेंट करना हमारे देश या पूरा विश्व का काम है। तो उसके लिए चलते हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पिछले 30-40 वर्षों से ज़्यादा प्रबल होता जा गया। कारण ये है कि हमको मालूम है संसार में रहने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, सारी सुविधाओं के लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए मेटल चाहिए। तो मेटल आएगा कहाँ से? माइन से आएगा, ओर से आएगा। तो उसको कैसे हम मेटल में कन्वर्ट करें, तो इसकी टेक्नोलॉजी मेटलर्जी से। एविएशन है, एस्ट्रोफिजिक्स है, सैटेलाइट मोशंस हैं। तो आप देखें आने वाला समय पूरा सैटेलाइट का है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं और हर विषय आपको कहीं ना कहीं पर उसकी अपनी महत्ता तो है। और इसके अलावा सर बीआईटी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और इनका करियर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ज़रा इसके विषय में भी जानकारी दे दीजिए ताकि हमारे छात्रों को आसानी हो और वो इस भ्रम में ना रहें, वो दूसरी तरफ न जाके बीआईटी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकें, ताकि उनकी जितनी भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। जी, एक निर्देशक के नाते मेरा एक सामाजिक दायित्व है कि मैं आप सबको इसमें मार्ग प्रशस्त करूं। बीआईटी एक ऐसी संस्था है जो नाम की मोहताज नहीं है। पिछले 38 सालों से छत्तीसगढ़ में कार्य स्थापित है। इसका प्रथम स्थापना 1986 में बीआईटी दुर्ग के माध्यम से हुआ। तब से लेकर आज तक बीआईटी जो है बहुत सारे अच्छे विद्यार्थियों को पूरे संसार को सौंपा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूँगा, ये कहने मुझे गर्व महसूस होता है कि इस संस्था में मुझे कार्य करते हुए 34 वर्ष हो गए। आज ये है कि बीआईटी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो बीआईटी से पास आउट बच्चे जो हैं संसार के हर कोने में, आपको ये बताते मुझे खुशी होती है कि नासा जैसे यूएस का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी बीआईटी के छात्र हैं। और जैसे यूएस में अगर आप बहुत सारे के कंपनियां देखेंगे, उसके मालिक बीआईटी के बच्चे हैं। तो इस तरह से जो ज्ञान हम बीआईटी के माध्यम से बच्चों को देते हैं, उसका उपयोग पूरे विश्व में होता है और आपके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी होता है। और मैं चाहूँगा कि यह एक ऐसी संस्था है जहाँ पर एक पारिवारिक माहौल है
और एक अच्छी शिक्षा दी जाती है और आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाकर देश को सौंपने की जिम्मेदारी हमारी है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस संस्था को भी हमने रायपुर में खोला था 2009 में, और वह भी, उसके विद्यार्थी भी पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं और आज देश का नाम और कॉलेज का नाम, माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थियों से, अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेश्चनर है, मन में शंका है, तो BIT की वेबसाइट में आकर आप हमसे टेलीफोन में बात कर सकते हैं और हमारा मैनेजमेंट ये इसमें कटिबद्ध है कि आपको अच्छी शिक्षा दे, अच्छा इंजीनियर बनाए और आप देश का विकास कर सकें। तो आप भी अपना भविष्य इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं और एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अभी BIT कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। तो ये थे हमारे साथ BIT रायपुर के डायरेक्टर T रामाराव जी, जिन्होंने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप अपने करियर को सफलतापूर्वक बुलंदियों तक ले जाएंगे। अगले अंक में फिर कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।